हाय एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का, चैप्टर नंबर 12 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके टर्म्स, कोफिशिएंट्स, फैक्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को साथ में लिखते हैं तो उससे हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होती है जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वेयर एज कांस्टेंट्स होते हैं विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है हमेशा। जैसे कि वेरिएबल्स हमने देखा था, अल्फ़ाबेट्स आ जाते थे हमारे, ए बी एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं ना। ए की वैल्यू 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, लेकिन जो नंबर है 5, क्या ये कभी चेंज होगा? 5 का जो वैल्यू वो तो हमेशा 5 ही रहेगा ना, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो अब हम बना के देखते हैं इक्वेशंस बनती कैसे हैं। एग्जाम्पल, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ x और साथ में कांस्टेंट जोड़ देती हूँ उसके आगे 1। तो 1x क्या है मेरी? ये है मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सिमिलरली मैं एक और इक्वेशन बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं x² ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल हो गया मेरा यहाँ पे x², जो वेरिएबल टर्म है पूरी, और जो कांस्टेंट हो गया वो मेरा हो गया 1। ठीक है। सिमिलरली हम ऐसी एक और इक्वेशन बना सकते हैं, 3y² - 5। मैंने एक इक्वेशन ऐसा बनाया। तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स कौन कौन से आए? ये रे मेरा एक वेरिएबल वाला टर्म को लेके, इधर वेरिएबल है नहीं लेकिन कांस्टेंट है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है हमारी टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं विच एड अप टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको ऐड करके हमारा क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ऊपर वाले में हम देख लेते हैं, जो 1x था इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं? पूरा का पूरा 1x ही ऐड हो रहा है, तो इसमें टर्म कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स है 1, जो कि है 1x। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, 1x²। यहाँ पे कितनी टर्म्स थी? पूरा एक था, तो टर्म क्या हो गई यहाँ पे? 1x² क्या है यहाँ पे? टर्म है। लेकिन अगर इधर आए हम 3y² - 5 में, कौन से दो, अभी इसे प्लस कर लेते हैं अभी, ठीक है, 3y² + 5। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स को मैंने ऐड करा है, कौन से दो टर्म्स को ऐड करा है कि मेरा पूरा एक्सप्रेशन बना है? एक तो इसको करा है और साथ में एक इसको करा है। तो यहाँ पे मेरी टर्म्स क्या आ गई इस एक्सप्रेशन में? टर्म्स आ गई मेरी, 2 टर्म है 1 2, और उनका वो क्या है वैल्यू? 3y² और 5। तो ये मेरे पास 2 टर्म्स आ गई। सेकंड क्वेश्चन इस पे जाते हैं, 3y² - 5 में। अब 3y², हमेशा ध्यान रखना जो टर्म्स होती है ना हमेशा ऐड होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए, कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3y² प्लस और माइनस जो साइन है वो इसके साथ रख दूँ 5 के साथ? इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस ओपन होके क्या होता है? माइनस ही होता है ना, तो वो सेम बैठ गया। तो अब बताओ मुझे टर्म्स कौन कौन सी हैं इधर? एक तो है 3y² और एक है -5। ये हमने क्यों करा? क्योंकि हमें पता है टर्म्स हमेशा ऐड होती है, और यहाँ पे मुझे प्लस का साइन चाहिए था, तो नेगेटिव साइन मैं किसके साथ भेज दूँगी? टर्म के साथ भेज दूँगी। तो यहाँ पे टर्म्स बनेंगी हमारी 3y² और -5। ठीक है। तो ये हमारा कुछ टर्म्स का एक क्लियर हो गया। और क्वेश्चंस करते हैं टर्म से रिलेटेड। एक है 3x² + 7y। कौन कौन सी टर्म्स होंगी इसमें जो ऐड हो रही है? एक तो 3x² और एक 7y, तो 2 टर्म्स आ गई इसमें
3x² और 7y। इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, 3x² और 7y। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी, 3x² माइनस 7y ले लेते हैं। साइन चेंज कर लेते हैं इस बार। तो टर्म्स क्या हो गई, 3x² और जो नेगेटिव साइन है वो किसके साथ भेज दूंगी, इसके साथ, तो हो जाएगा -7y। ठीक है, तो ऐसा करके एक इक्वेशन टर्म्स यहाँ पे बन गई। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 8x² प्लस 4xy माइनस 3b²। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स दिख रही है मुझे, 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। ये तो हो गया 8x², एक हो गया हमारा 4xy, और ये जो नेगेटिव साइन है वो मैं इसके साथ भेज दूंगी और ये हो जाएगा 3b² लेकिन नेगेटिव का। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टर्म्स। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होता है हमारे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको लिख लेना, फैक्टर्स व्हेन मल्टीप्लाइड gives the term। यानी कि जैसे कि टर्म है मेरे पास कोई 3x²। अब मैं कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो आंसर बैठे वो बैठे 3x²। एक तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 3 को और किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x² से। लेकिन क्या ये बस इतने ही होंगे मेरे फैक्टर, नहीं, मैं इसे आगे भी फैक्टराइज करूँगी। फैक्टराइज क्या होता है, और टर्म्स में तोड़ना। तो मैं x² को कैसे लिखूँगी, 3 × x × x। ये तो लिखना आता है ना, क्यों, क्योंकि देखो x² को एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि जो अगर कोई सेम टर्म बार बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी जो जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होती है वो किस में आ जाता है, एक्सपोनेंट में। इधर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, x²। और मुझे मैं यहीं तक नहीं छोड़ सकती, क्यों, क्योंकि ये और भी ज़्यादा फैक्टराइज हो सकता है, इसलिए मुझे बिल्कुल एंड तक रखना है जहाँ पर और ज़्यादा फैक्टराइज ना हो। क्या x के और फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं जिनसे डिवाइड किया जा सके। x² को हम डिवाइड कर सकते हैं ना x से, और लेकिन क्या x को और आगे फैक्टराइज किया जा सकता है और उसमें पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे फैक्टर्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ -7y के फैक्टर्स निकालो, -7y, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अब इधर देखो, एक तो 7 हो जाएगा और एक y हो जाएगा। लेकिन 7 और y को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 7y आएगा। लेकिन मुझे तो नेगेटिव में चाहिए, तो मैं इसके आगे माइनस लगा दूँगी। अभी भी नहीं समझ आया होगा, थोड़ा बहुत अनक्लियर होगा, तो हम इस पे आ जाते हैं ऊपर, और जहाँ पे हमने फैक्टर्स के बारे में सीखा था वहाँ पे इनके फैक्टर्स निकालना सीखते हैं। 3x² के फैक्टर्स क्या होंगे, कौन कौन से नंबर्स को या कोफिशिएंट्स या फिर नंबर्स या फिर वेरिएबल्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर आए 3x²। एक तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, और x² को खोल के कैसे मैं लिख सकती हूँ, पावर क्या है 2, तो कितनी बार आएगा x, 2 टाइम्स। सिमिलरली 7y के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 7 होगा और y, 7 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7y। 3x² के फैक्टर्स, एक तो 3 होगा मल्टीप्लाई बाय x क्या है हमारा, x² है, तो कितने टाइम्स आएगा, x और x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर्स को, 3, x, x। ठीक है, 7, y, और इसको 3, x, x। -7y के क्या होंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय y। 8x² का क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय x² है, यानी 2 टाइम्स आ रहा है x मल्टीप्लाई होके। 4xy के 4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। -3b² का क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय b² है, यानी b कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो ये इसके फैक्टर्स होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, अगर नहीं हुआ है तो नीचे डाउट्स पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्री डायग्राम्स। ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में भी है, ट्री
ट्री डायग्राम्स का। और अगर क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि आपको जो सॉल्व करना है, कोफिशिएंट्स वगैरह निकालने हैं, वो ट्री डायग्राम से निकालने हैं, तो आपको ट्री डायग्राम ही फॉलो करना होगा। ट्री डायग्राम कैसे करते हैं हम? सपोज़ करो कोई एक्सप्रेशन दे रखा है हमें 8x² + 4xy माइनस में 3b²। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले हम इसके निकाल लेते हैं टर्म्स। मुझे यहीं से दिख रही है कितनी टर्म्स है इसमें, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेगेटिव साइन लेना भूलना नहीं। तो मैं 3 टर्म्स लिख लेती हूँ इधर, 1, 2 एंड 3। सबसे पहली टर्म है 8x², दूसरी टर्म है 4xy, इधर लिख देते हैं टर्म्स, और तीसरी टर्म है -3b²। अब कुछ नहीं करना, इनके लिखने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से दिख रहे हैं मुझे इसमें? एक दिख रहा है 8, एक दिख रहा है x, और ये x, इसको बस इससे ज्वाइन कर देना ऐसे करके कुछ। यही दिख रहा है ना 8x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 8x² बनेगा ना। सिमिलरली इसके भी लिख देते हैं फैक्टर्स। मुझे यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं इसके, 4x एंड y। अगले के भी मुझे 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से? -3b एंड b। तो इसे हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है, 4xy में ना ऐसे मत लिख कर आ जाना कि 4 × xy, नहीं, क्योंकि xy और भी ज़्यादा फैक्टराइज किया जा सकता है। तो इसे हमें तब तक फैक्टराइज करना है जब तक ये और आगे ना हो सके, और मतलब इसे ओपन करके और खोल के ना लिख सको। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट फॉर्म है, ये वाला रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। अब इतना समझ आया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट आते हैं हम कोफिशिएंट्स पे। कोफिशिएंट्स क्या होता है? रेस्ट ऑफ द टर्म, यानी कि बचा हुआ टर्म। ठीक है, टर्म का बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो सब आता है कोफिशिएंट्स में। सपोज एज एन एग्जांपल हम मान के चलते हैं कोई मेरे पास टर्म है 5xy²। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy², यानी xy² का कोफिशिएंट क्या है, तो अगर मैं xy² को इधर लिख लेते हैं पहले 5xy²। अगर मैं xy² को यहाँ पे साइड रख लूँ तो मेरा बचा हुआ टर्म क्या है? कौन सा टर्म बच रहा है मेरे पास? 5। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। लेकिन अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यानी कि अगर हम टर्म को खोल के लिखें, कुछ इस तरीके की टर्म है हमारे पास, तो अगर मैं y² का कोफिशिएंट बताना है, यानी y² को छोड़ के टर्म में जो भी नंबर, जो भी वेरिएबल, सब कुछ जो भी बच रहा है वो सब उसका कोफिशिएंट में आ जाता है 5x। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy का बताओ मुझे, इस टर्म में xy का कोफिशिएंट क्या है? तो 5xy²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y² को 5xy × y। ठीक है, तो xy को तो यहीं पे रख दो, xy को छोड़ के बचे हुए नंबर क्या है? एक तो 5 और एक y। 5 × y इज़ 5y। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5x का कोफिशिएंट क्या है? 5xy²। 5x को अगर मैं साइड करूँ, बचा हुआ टर्म क्या है मेरे पास? y²। तो ये होते हैं मेरे कोफिशिएंट्स, इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बता दो मुझे, मैं कुछ नहीं मेंशन कर रही कि मुझे x का बताओ, y का बताओ, मैं सिंपल पूछ रही हूँ व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 5xy²। इसमें बता दो मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। मैंने कुछ नहीं मेंशन किया कि xy² का बताओ, y² का बताओ, xy का बताओ, x का बताओ, y का बताओ। मैंने सिंपल पूछा मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बता दो। तो यहाँ पे अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना हो तो यानी कि वो सिर्फ हमसे जो आगे नंबर लगा है, वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा है, बस वो पूछ रहे हैं। तो वो उस केस में क्या हो जाएगा? सिंपल 5। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ये NCERT का ही है, पेज नंबर, वेट,
पेज नंबर 231, ठीक है। तो इसमें बोला है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स एंड गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स टू। सपोज करते हैं, इसके सारे पार्ट्स तो नहीं करेंगे, एक जो लास्ट है 4p² माइनस 3p² प्लस 5। अब मैं इधर 2 कॉलम्स बना रही हूँ, एक टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, विच आर नॉट कांस्टेंट्स, विच आर नॉट कांस्टेंट्स, और तीसरा कॉलम हम बनाते हैं उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी। 3 टर्म दिख रही है मुझे, एक दिख रही है 4p², एक 3p², लेकिन नेगेटिव साइन भी इंक्लूड करेंगे, और एक दिख रही है 5। तीनों टर्म्स लिख देती हूँ मैं, सिंपल। एक टर्म मुझे दिख रही है 4p², तीसरी टर्म दिख रही है मुझे -3p², और थर्ड टर्म दिख रही है मुझे 5। टर्म्स तो ये मैंने लिख दी, मेंशन कर दी, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में पूछा है टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट्स, यानी कि ऐसी टर्म जो कि कांस्टेंट नहीं है। अब हमें पता है ये कांस्टेंट होता क्या है, जिसकी वैल्यू सेम हो। इन तीनों में से तुम्हें क्या लगता है किसकी वैल्यू सेम होगी? जिसमें वेरिएबल ना हो। वेरिएबल मतलब जो चीज़ वेरी करे। वेरिएबल किस में नहीं दिख रहा मुझे? इसमें भी वेरिएबल है p और q, इसमें भी है p q, इसमें नहीं है, तो यानी कि इसे हम बाहर निकाल देते हैं। इधर क्या लिखना है मुझे? तो वो वाली टर्म लिखनी है ना जिसमें कांस्टेंट ना हो, ठीक है, जो कांस्टेंट ना हो। तो मैं ये टर्म लिख दूंगी 4p² माइनस 3p²। 5 को हमें नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने हैं, न्यूमेरिकल नंबर वाले कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? p²q, क्या इस वेरिएबल के आगे कौन सा कोफिशिएंट लगा है? 4, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 4। सेकेंड वाले में p² नाम का ये मेरे पास एक वेरिएबल है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या लगा है? 3 लगा है। नो, -3, साइन को भी इंक्लूड करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल से एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, जो इसी के नीचे दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो बोल रहा है ए पार्ट पहले, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है, ये वाला y²x माइनस y, ये ले रहे हैं हम, ठीक है। तुम्हें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x बताने से पहले रुको ज़रा, टर्म्स लिख लो पहले। टर्म्स कौन कौन सी है? y²x और एक है -5, ठीक है। तुम्हें बताना है, अब मेंशन कर रखा है इधर की कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। x को साइड में रखो, बचा हुआ टर्म बता दो कितना है? y²। क्या इसमें x है? नहीं है, तो क्या कोफिशिएंट होगा? नहीं होगा, तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, कुछ लिखना ही नहीं है इसमें, बस यही है तुम्हारा। अगर देखो सपोज़ करो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 1x² है, ठीक है, या सिंपल इसे कुछ लिखती ही नहीं मैं, इधर सिर्फ x² बोला है और तुमसे बोला है x² भी नहीं, खाली x है। तुमसे बोला है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? इसके आगे क्या लगा है? 1, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें। एक पार्ट और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2z माइनस 5xz वाला कर लेते हैं। 2z माइनस 5xz। यूँ तो काम आसान करने के लिए ये भी कर लो कि वही वाली टर्म लिखो जिसमें x आ रहा है, ठीक है, टर्म्स विद x लिख लो। ऐसे भी लिखोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें तो x नहीं आ रहा तो इसे तो बाहर निकाल देते हैं। इसमें आ रहा है लेकिन टर्म क्या है पूरी? 5 माइनस 5xz, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x बताना है तो x को हम पहले बुला लेंगे और बाकी के बचे हुए मेंबर्स को साइड में लिख देंगे। 5 बच रहा है, z बच रहा है और साथ में एक नेगेटिव साइन, बस -5z हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम ये वाले क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा कुछ दोबारा से कॉन्सेप्ट्स, लाइक टर्म्स, एंड अनलाइक टर्म्स। अब क्या होता है ये? लाइक मतलब जो एक दूसरे जैसे हो, है ना, सिमिलर हो, और अनलाइक मतलब जो एक दूसरे जैसे ना हो। हाँ बिल्कुल।
लाइक टर्म्स में बस सेम क्या होना चाहिए यहाँ पे, एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होना चाहिए। एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होता है लाइक टर्म्स में, वेयर आज अनलाइक टर्म्स में होते हैं डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर से मेरा मतलब क्या है, वेरिएबल वाला, वेरिएबल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समझो एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ये दो टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, दोनों में मुझे बताओ एल्जेब्रिक फैक्टर है क्या। इधर है x इंटू वाई, ठीक है, इधर है x इंटू वाई इंटू वाई, ये है इसके फैक्टर्स। क्या हमें दिख रहा है, ये x है, इसमें भी है, इसमें y है, इसमें भी y है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा y है। क्या दोनों का वेरिएबल वाला पोर्शन, एल्जेब्रिक वाला पोर्शन सेम है? नो। तो ये कैसे टर्म्स हैं, ये है अनलाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन हो वाई जेड स्क्वायर और एक मेरे पास हो जेड स्क्वायर वाई, तो हम मैं यहाँ पे फैक्टर्स बना लेती हूँ पहले, ये वाई इंटू जेड और इधर है जेड इंटू वाई। क्या दोनों में सेम है कुछ, ये वाई है इसमें भी आ रहा है, इसमें दो जेड है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है जेड, इसमें भी आगे पीछे है, लेकिन क्या हुआ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो पता है ना ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होता ही है ना, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो होती है। तो यस, ये सेम है, दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर सेम है, तो दीज आर लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि 4ab और 5ab क्या दोनों सेम है, फैक्टर्स बनाते हैं, 4 इंटू ए इंटू बी, ये है 5 इंटू ए इंटू बी, ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी इसमें भी आ रहा है, लेकिन भाई नंबर्स अलग हैं, नंबर्स अलग हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा उससे, दोनों के बस एल्जेब्रिक वेरिएबल वाले पोर्शन सेम होने चाहिए, एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। अब आगे के नंबर सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे इक्वेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10xy और 10x स्क्वायर y। ठीक है, फैक्टर्स बनाते हैं, 10 इंटू एक्स इंटू वाई, 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। अब मुझे यहीं से दिख रहा है कि इधर एक ही एक्स है, लेकिन इधर तो एक्स्ट्रा एक और दो एक्स है, तो क्या इनका एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है? नो, एल्जेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है, तो ये सिंपल अनलाइक टर्म्स हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 10 और ये 10 तो सेम है, तो होने चाहिए, नहीं, हमें सिर्फ ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उससे मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं।